आज के समय में दुनिया भर के लोगों के लिए ट्रैवल करने का सबसे आसान वाहन एयरप्लेन ही होता है और लोग सबसे पहले इसे ही प्रेफर करते हैं। आज के समय में दुनिया भर में कई देशों और शहरों के बीच हर दिन करीब 1 लाख से भी ज्यादा फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं। अकेले भारत में ही हर दिन करीब 15,000 फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं, क्योंकि 21वीं सदी में कहीं भी ट्रैवल करने के लिए हवाई जहाज से उड़ान भरना सबसे सुरक्षित और आसान तरीकों में से एक माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ एक्सीडेंट नहीं हो सकता। आखिर है तो ये भी एक मशीन ही, तो फिर एक्सीडेंट होने की संभावना तो यहाँ भी रहती है। लेकिन इस वाहन को लेकर जितना ध्यान और सावधानी रखना जरूरी होता है, शायद उतना किसी और वाहन में नहीं रखना पड़ता। जैसे कि एक पल के लिए मान लीजिए कि आप एक कार लेकर किसी काम से बाहर जा रहे हैं और बीच रास्ते में ही आपकी गाड़ी का डीजल या गैस खत्म हो जाए तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। लेकिन आप किसी तरह उसे धक्का लगाकर या टोचन करवाकर भी पेट्रोल पंप तक ले ही आएंगे। लेकिन अब जरा सोच कर देखिए कि अगर यही घटना आपके साथ बीच हवा में घटे तो। ऐसा ही कुछ हुआ था 23 जुलाई 1983 को एयर कनाडा की फ्लाइट 143 के साथ। दरअसल एयर कनाडा की फ्लाइट 143 को घटना से एक दिन पहले टोरंटो से एडमंटन के लिए उड़ान भरनी थी, जहां इसका रूटीन चेकअप किया जाना था। 23 जुलाई 1983 को सुबह प्लेन एडमंटन से मॉन्ट्रियल के लिए रवाना हुई। मॉन्ट्रियल पहुंचकर प्लेन के पायलट को अपनी ड्यूटी एक्सचेंज करनी थी और यहीं से इस कहानी में शानदार रोल प्ले करने वाले कप्तान रॉबर्ट पियर्सन शामिल हुए, जिनके पास करीब 15,000 घंटों से भी ज्यादा का उड़ान का अनुभव था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर उनके सहयोगी के पास 7,000 घंटों से भी अधिक का उड़ान अनुभव था। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि 1983 में कनाडा अपने पुराने मेजरमेंट सिस्टम इंपीरियल यूनिट्स को मैट्रिक्स प्रणाली से अपग्रेड कर रहा था। ये दोनों ही सिस्टम यूनिट मेजरमेंट सिस्टम थे, यानी इनके द्वारा दूरी, ऊंचाई और फ्यूल कैपेसिटी को मापा जाता था। लेकिन किसे पता था कि एयर कनाडा का यही फैसला इस हादसे की वजह बन सकता है। दरअसल कनाडा एयरलाइन ने उस वक्त तक अपने सभी बोइंग 767 विमानों में नया मैट्रिक्स सिस्टम इंस्टॉल कर दिया था, लेकिन अभी भी एयर कनाडा के बेड़े में 767S के अलावा हर दूसरा विमान इंपीरियल यूनिट्स का ही इस्तेमाल कर रहा था। उधर विमान को फिर से एडमंटन के लिए रवाना होने से पहले उसमें फ्यूल डलवाने का निर्देश दिया गया था, सो रिफ्यूलिंग टीम को बुलाया गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। दरअसल एयर कनाडा की फ्लाइट 143 भी एक बोइंग 767 प्लेन ही था, जिसमें मैट्रिक्स सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ था। लेकिन रिफ्यूलिंग टीम को लगा कि इसमें अभी भी इंपीरियल यूनिट्स का ही इस्तेमाल हो रहा है। रिफ्यूलिंग टीम को प्लेन में 22,300 किलोग्राम फ्यूल भरने का निर्देश दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने इसे इंपीरियल यूनिट सिस्टम समझकर इसमें 22,300 किलोग्राम की जगह 22,300 पाउंड फ्यूल भर दिया, जो कि दिए हुए निर्देशों का बिल्कुल आधा था। यानी कि एडमंटन तक पहुंचने के लिए भरा हुआ ईंधन फ्लाइट को आधे रास्ते में ही अटकाने के लिए काफी था। इसमें सबसे बड़ी गलती कही जाए तो पायलट्स की भी थी, क्योंकि उन्होंने बिना फ्यूल मीटर देखे ही रिफ्यूलिंग टीम को कंफर्मेशन दे दिया और आगे की यात्रा के लिए उड़ान भर ली। लेकिन जब प्लेन 41,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो अचानक कॉकपिट में एक अलार्म बजता है, जो ये स्पष्ट संकेत दे रहा था कि प्लेन का लेफ्ट इंजन काम करना बंद कर चुका है। अभी विमान एडमंटन के आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि फ्यूल खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। अब पायलट को महज एक इंजन के साथ एडमंटन पहुंचना था, जो काफी खतरनाक साबित हो सकता था। इसलिए पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग करवाने की सोची। उस समय उनके सबसे पास एक छोटा विनिपेग एयरपोर्ट था, इसलिए पायलट ने उसी एयरपोर्ट पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाने का प्लान किया। लेकिन जैसे ही पायलट ने इस प्लेन को इस एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा तो अचानक प्लेन के दूसरे इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। पायलट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि प्लेन में ना तो कोई तकनीकी समस्या आई थी और ना ही कोई बाहरी चीज प्लेन के इंजन से टकराई थी। तभी मुख्य पायलट का ध्यान प्लेन के फ्यूल मीटर की तरफ गया, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि आसमान में 41,000 फीट की हाइट पर उनका फ्यूल टैंक पूरी तरह खाली हो चुका था। लेकिन समस्याएं यहीं रुकने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि इंजन के बंद होने के कारण प्लेन के टरबाइन अब केवल हवा के कारण ही घूम रहे थे, जिसके कारण ना के बराबर ही बिजली बन पा रही थी। इसका रिजल्ट ये रहा कि कॉकपिट में अब बहुत कम मात्रा में लाइट की सप्लाई हो पा रही थी, जिसके कारण बहुत सारे मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट बंद हो चुके थे। अब कैप्टन पियर्सन और फर्स्ट ऑफिसर के सामने बिना ईंधन और बिना बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के 61 यात्रियों और क्रू की जिंदगी को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ उन दोनों पर ही थी। वो ये अच्छे से जानते थे कि उनके पास अब किसी भी तरह की मदद के लिए समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, लेकिन हार मानना शायद उनकी फितरत में नहीं था। इसलिए दोनों पायलट ने बोइंग
बोइंग 767 का इमरजेंसी मैनुअल खोला और उसमें ये ढूंढने की कोशिश करने लगे कि अगर प्लेन के दोनों इंजन बंद हो जाए तो ऐसी हालात में क्या करना चाहिए। लेकिन काफी ढूंढने के बाद उन्हें पता चला कि उस मैनुअल में ऐसा कोई सेक्शन मौजूद ही नहीं था और ना ही ऐसी किसी सिचुएशन के लिए उन्हें कभी फ्लाइट सिमुलेटर ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करवाई गई थी, क्योंकि एयर कनाडा की मैनुअल को डिजाइन करने वाली टीम का ये मानना था कि ऐसी कोई भी सिचुएशन कभी आ ही नहीं सकती। इसलिए उन्होंने ऐसी किसी भी सिचुएशन की कोई जानकारी मैनुअल में दी ही नहीं थी। हर तरफ से निराशा मिलते देख कैप्टन पियर्सन ने एक जोखिम भरा फैसला लिया कि वो प्लेन को वहीं कहीं आसपास सुपर सीरियस इमरजेंसी लैंडिंग करवाएंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात ये थी कि बिना लाइट के उनका वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर और एल्टीट्यूड इंडिकेटर काम नहीं कर रहा था। यानी इस हालात में वो ना तो ये देख पा रहे थे कि वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर हैं और ना ही इस बात का कोई अंदाजा था कि प्लेन किस स्पीड से नीचे गिर रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि पायलट को निश्चित तौर पर यह नहीं पता था कि विमान कितनी और देर तक हवा में बना रह सकता है। इस बीच कैप्टन पियर्सन ने अपने अनुभव का उपयोग कर अनुमान लगाया कि विमान अभी 250 मील प्रति घंटे यानी करीब 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ग्लाइड कर रहा होगा। इस बीच फर्स्ट ऑफिसर ने पियर्सन के द्वारा बताई गई हाइट और स्पीड के अनुसार ये कैलकुलेट करना शुरू किया कि क्या वे अभी इस स्पीड से ग्लाइड करते हुए विनीपेग में अपने इच्छित इमरजेंसी लैंडिंग स्पॉट तक पहुंच पाएंगे या नहीं। लेकिन जब फर्स्ट ऑफिसर ने प्लेन में मौजूद मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बताई हुई डिस्टेंस के आधार पर गणना की तो उसे पता चला कि उन्होंने मात्र 10 मील की दूरी तय करने में 5000 फीट का एल्टीट्यूड लॉस कर दिया था। यानी जिस स्पीड से प्लेन नीचे जा रहा था अगर वो उसी स्पीड से चलते रहते तो कभी भी अपने इमरजेंसी लैंडिंग स्पॉट पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन तभी फर्स्ट ऑफिसर को याद आया कि वो पहले जिस एयरफोर्स बेस पर काम करता था वो इसी रास्ते के बीच में पड़ता है। लेकिन ना तो कैप्टन और ना ही फर्स्ट ऑफिसर ये बात जानते थे कि अब उस एयरफोर्स बेस को वहां से हटाकर वहां एक रेसिंग ट्रैक बना दिया गया था। हालांकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करने पर उन्हें हकीकत का पता चला, पर अब उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से वहां की लैंडिंग परमिशन मांगी। लेकिन जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने वहां की हालात जाननी चाही तो पता चला कि वहां तो पहले से ही एक रेस चल रही है और पूरा स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ है। ऐसे में स्टेडियम को इतनी जल्दी खाली करवाना पॉसिबल ही नहीं था। सो फैसला लिया गया कि पायलट प्लेन को उसी रेसिंग ट्रैक के एक दूसरे हिस्से में लैंड करवाएंगे जो फिलहाल अभी के लिए तो खाली था। इसलिए प्लेन के लैंडिंग गियर को ग्रेविटी ड्रॉप की मदद से बाहर निकाला गया। लेकिन अभी भी यहाँ कुछ ऐसा था जो बहुत खतरनाक था। उनकी सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि विमान बिना इंजन के नीचे उतर रहा था। ऐसे में वो ना तो लाइट पैदा कर पा रहा था और ना ही कोई आवाज, जिसके कारण रेस ट्रैक के मैदान में मौजूद लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी तरफ कोई अनजान खतरा बढ़ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उनका नोज व्हील ग्रेविटी ड्रॉप के वक्त ठीक से लॉक नहीं हो पाया था। तीसरी और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि विमान को स्वचालित रूप से हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम के लिए शक्ति प्रदान करने के लिए विमान के किनारे एक पवन टरबाइन लगाया गया था, क्योंकि जब प्लेन हवा में ऊंचाई पर था तो हवा की तेज स्पीड के कारण यह टरबाइन तेजी से घूम रहा था और पर्याप्त पावर प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो जमीन के नजदीक आए तो हवा की हॉरिजॉन्टल स्पीड कम होने के कारण टरबाइन का घूमना कम हो गया, जिसके कारण हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम में जाने वाली पावर बिल्कुल कम हो गई, जिसके कारण अब वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा था। इसलिए बिना हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम के प्लेन को कंट्रोल करना अब एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा था। लेकिन कैप्टन ने किसी तरह इसे कंट्रोल किया और प्लेन को रेस ट्रैक पर उतार दिया। लेकिन जैसे ही कैप्टन ने प्लेन को रोकने के लिए ब्रेक लगाए तो उसका नोज व्हील जो अच्छे से लॉक नहीं हुआ था वो वापस अंदर की तरफ मुड़ गया, जिससे प्लेन का अगला हिस्सा जमीन के साथ टकराकर उसी के साथ घिसट कर आगे बढ़ने लगा। तभी पियर्सन ने पिछले व्हील के लिए भी ब्रेक लगा दिए, जिससे मेन लैंडिंग गियर टूट गया और प्लेन का बीच वाला हिस्सा भी जमीन के साथ घिसटने लगा। इस तरह प्लेन के घिसटने से घर्षण ज्यादा होने के कारण प्लेन कुछ दूर आगे जाने के बाद रुक गया। और अगर देखा जाए तो ये उनके लिए अच्छा भी हुआ, क्योंकि अगर प्लेन का नोज व्हील उस टाइम लॉक हो जाता और मेन लैंडिंग गियर भी ना टूटता तो ब्रेक लगाने के बावजूद प्लेन नहीं रुक पाता और सीधा स्टेडियम से जाकर टकरा सकता था, जहां हजारों दर्शक इस बात से अनजान मैच को देखने में मशगूल थे। खैर, पायलट की सूझबूझ के चलते फ्यूल खत्म होने के 17 मिनट बाद प्लेन जमीन पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका था। इस हादसे में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही के चलते और हजारों लोगों की जान को खतरे में डालने के कारण पियर्सन को 6 महीने के लिए डिमोट कर दिया गया और फर्स्ट ऑफिसर को 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि उन्होंने खुद सस्पेंशन के लिए अपील भी की थी। बहरहाल उन्हें ऐसी सिचुएशन में भी हिम्मत न हारने और समझदारी से काम लेने के कारण FAI द्वारा उत्कृष्ट हवाई कौशल के लिए सम्मानित किया गया।
हालांकि ये सब कुछ बस एक छोटे से मैथमेटिकल एरर के कारण हुआ था। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैथ, जिसे हम कभी सीरियसली नहीं लेते, वो हमारी जिंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने कभी प्लेन में ट्रैवल किया है तो अपना पहला एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।